अच्छा प्रणव भाई, मेरे को एक बात बताओ, हाँ। इंडिया में सबसे ज्यादा फेक करेंसी कौन सी है? 100 का नोट। नहीं, नोट नहीं, सिक्के। 4 आना, 8 आना, 1 रुपये। नोट पर सबकी नजर रहती है, सिक्कों पर नहीं। वैसे ये चिल्लर स्टॉक्स पर किसी का ध्यान नहीं पड़ता। उसे ऑपरेट करना बहुत आसान है, और ढंग से ऑपरेट किया ना तो प्रॉफिट पक्का है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड लाइक एमबीए चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस और रादर चेंजेस इन द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ इंडिया जो 1990 से लेकर करंट टाइम तक हुए हैं। हेंस इससे हमें समझ आ जाएगा कि उस टाइम में एंड आज के टाइम में कितना डिफरेंस है स्टॉक मार्केट के स्ट्रक्चर एंड ट्रेड करने के तरीके में। तो सबसे पहला है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्वाइट फ्रीक्वेंट है करंट टाइम सिनेरियो में एंड काफ़ी लोगों ने इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए काफ़ी यूनिक तरीके ढूंढ लिए हैं टू बाईपास द लॉ। इनसाइडर ट्रेडिंग मीन्स एक ऐसा पर्सन ऑन द डायरेक्टोरियल बोर्ड और इन द सीनियर मैनेजमेंट जो कंपनी के इंटरनल इंफॉर्मेशन को, जो कि अभी तक पब्लिक नॉलेज में नहीं है, उसको लीक या फिर किसी और तरीके से मिसयूज करके पर्सनल प्रॉफिट करे, उसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग यूजुअली कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करने के बाद पता चलता है अंडर द लॉ। इनसाइडर ट्रेडिंग की डेफिनेशन एंड इसके स्पेसिफिक डिटेल्स कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। ऑल्सो इनसाइडर ट्रेडिंग की मैल प्रैक्टिस इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर इन इंडिया। इसको फर्दर डिटेल में समझने से पहले ये देखिए स्कैम 1992 का एक वीडियो क्लिप। प्रीमियर वाले गाड़ी का दाम बढ़ा रहे, किसी ने अंदर की खबर लीक कर दी होगी, और क्या। ऐसी खबर रखने वाला ही पैसा छापता है। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। इंडिया के बाहर इलीगल है ये। तो जैसे कि आपने देखा कि ड्यूरिंग 1980s एंड अर्ली 1990s insider trading was not illegal in India. Hence, many brokers, company promoters and institutional investors इस loophole का काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाते थे to make huge profits in the stock markets. Insider trading पर बैन लगाने के लिए सेबी ने 1992 में Insider Trading and Regulation Act पास किया था to bring down the increasing number of insider trading cases. 2019 में सेबी ने approximately 70 कंपनीज को इन्वेस्टिगेट एंड स्क्रूटिनाइज किया था फॉर पॉसिबल इनसाइडर ट्रेडिंग केसेस। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमें देखने को मिलता है इन पेनी स्टॉक मैनिपुलेशन। पेनी स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनका शेयर प्राइस बहुत ही कम होता है, आइदर इन सिंगल डिजिट्स और डबल डिजिट्स। हेंस ये काफ़ी अच्छा मीडियम है फॉर एनी ट्रेडर, प्रमोटर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्फ्लेट करके एक फेक परसेप्शन क्रिएट कर दे कि उस पर्टिकुलर पेनी स्टॉक का प्राइस काफ़ी बुलिश है। पेनी स्टॉक मैनिपुलेशन के मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स यूजुअली इल इन्फॉर्म्ड रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको नहीं समझ आता कि पेनी स्टॉक्स का मैनिपुलेशन बैक एंड पर हो सकता है, या फिर उन्होंने पेनी स्टॉक्स में किसी ट्रस्टेड सोर्स से कहने पर इन्वेस्ट कर दिया होगा। पेनी स्टॉक्स का मैनिपुलेशन कैसे होता है ये स्कैम 1992 सीरीज में भी दिखाया गया हुआ है। ये देखिए उसका एक छोटा सा क्लिप। अच्छा प्रणव भाई, मेरे को एक बात बताओ, हाँ। इंडिया में सबसे ज्यादा फेक करेंसी कौन सी है? 100 का नोट। नहीं, नोट नहीं, सिक्के। 4 आना, 8 आना, 1 रुपये। नोट पर सबकी नजर रहती है, सिक्कों पर नहीं। वैसे ये चिल्लर स्टॉक्स पर किसी का ध्यान नहीं पड़ता। उसे ऑपरेट करना बहुत आसान है, और ढंग से ऑपरेट किया ना तो प्रॉफिट पक्का है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा, पेनी स्टॉक्स यूजुअली मैनिपुलेशन के लिए इतने इजी इसलिए होते हैं क्योंकि सबसे पहला रीज़न ये है कि पेनी स्टॉक्स काफ़ी लो प्राइस्ड होते हैं। कुछ पेनी स्टॉक्स सिंगल डिजिट में ट्रेड करते हैं एंड उनका डेली प्राइस मूवमेंट यूजुअली पैसे में होता है। पेनी स्टॉक्स काफ़ी थिनली ट्रेड किए जाते हैं सिंस उसका वॉल्यूम काफ़ी लो होता है। हेंस लो वॉल्यूम की वजह से काफ़ी इजीली हैवी बाइंग करके उसका प्राइस मैनिपुलेट किया जा सकता है। पेनी स्टॉक्स लेजिटिमेट दिखते हैं एंड यूजुअली वो उस कंपनी के होते हैं जो कुछ सालों पहले बड़ी होती थी, बट बाद में गलत बिजनेस डिसीजंस एंड लॉसेस की वजह से आज वो कंपनीज पेनी स्टॉक्स बन गई हैं। स्टॉक मार्केट्स में पेनी स्टॉक्स की कोई कमी नहीं है एंड काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका प्राइस एंड वॉल्यूम मूवमेंट बहुत ही कम होता है। पेनी स्टॉक्स का मोस्ट कॉमन मैनिपुलेशन पंप एंड डंप स्कीम होता है। इसका यूज़ डिसऑनेस्ट प्रमोटर्स एंड कुछ एचएनआईज करते हैं टू क्रिएट अ फेक बाइंग इंटरेस्ट इन द स्टॉक। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग नोटिस करने वाली ये है
कि 1980s एंड अर्ली 1990s में शॉर्ट सेलिंग का टाइम पीरियड 14 डेज होता था। शॉर्ट सेलिंग को भी बेटर तरीके से समझने के लिए ये देखिए स्कैम 1992 में शॉर्ट सेलिंग एक्सप्लेन करते हुए सीन। जो शेयर है ही नहीं मैं उसे बेच कैसे दूं? उसे शॉर्ट करना बोलते हैं। अरे शेयर तेरे पास नहीं है, पर जिस ब्रोकर के पास तेरा ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, उसके पास बहुत सारे शेयर होते हैं। तूने ब्रोकर को बोला कि तेरे लिए 10 शेयर 100 रुपए के भाव से बेच दे। पैसा ऐसे नहीं मिलेगा, पहले जो शेयर बेचा है वो वापस खरीद के देना पड़ेगा ना। हाँ। और ये सेटलमेंट के लिए शेयर मार्केट में 14 दिन का साइकिल चलता है। इंडियन इक्विटी मार्केट्स में अब शॉर्ट सेलिंग केवल एक दिन के लिए होती है, यानी फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग ओनली। अगर आप सिंपली स्टॉक्स को कैश मार्केट में शॉर्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट सेलिंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन आज के सिनेरियो में केवल डेरिवेटिव मार्केट्स में पॉसिबल है, यानी कि सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू ही करी जा सकती है। नेक्स्ट अब हम समझते हैं वर्किंग ऑफ BR एंड SGL नोट। अर्ली 1990s में BR का यूज इंस्टेड ऑफ SGL नोट एक काफ़ी बड़ा लूपहोल था इन द बैंकिंग सिस्टम। BR एंड SGL को कैसे मिसयूज किया गया, इसको ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए आप स्कैम 1992 का ये वीडियो क्लिप देखिए। ब्रोकर्स, बैंक सबको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करना है और उन सबका कहना है कि SGL की वजह से ट्रांजैक्शन स्लो हो जाता है, तो हम SGL के बदले BR का उपयोग करें। BR मतलब बैंक रिसीट, मतलब अब ट्रांजैक्शंस SGL के बिना हो सकते हैं, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। तो जैसे कि आपने देखा, BR में बहुत कम रेगुलेशन रिक्वायरमेंट होती थी, हेंस ब्रोकर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसको इजीली मैनिपुलेट कर लेते थे टू मेक ह्यूज प्रॉफिट्स। BR का फुल फॉर्म है बैंक रिसीप्ट्स एंड सिमिलरली SGL का फुल फॉर्म है सब्सिडरी जनरल लेजर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है सेबी का एज अ मार्केट रेगुलेटर रोल। 1992 से पहले तक सेबी एक केवल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, हेंस इसके पास मार्केट्स को रेगुलेट करने के लिए कोई भी पावर नहीं थी। तो इवन इफ सेबी न्यू कि स्टॉक मार्केट्स में कोई फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रही है, सेबी वाजंट इन अ पोजीशन टू डू एनीथिंग। सेबी को स्टैट्यूटरी पावर्स 1992 में मिली, हेंस फ्रॉम 1992 सेबी अब मार्केट्स को रेगुलेट कर सकता था। सेबी को इस्टेब्लिश करके एंड उसको स्टैट्यूटरी पावर्स देना का प्राइमरी रीज़न ये था स्टॉक्स एंड बॉन्ड मार्केट्स में हो रही मैल प्रैक्टिस को इन्वेस्टिगेट करके स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देना। हेंस इससे मार्केट्स का डेवलपमेंट होगा एंड कोई भी इरेगुलरिटी नहीं होगी इन स्टॉक मार्केट्स। सेबी मार्केट्स का रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑल इन्वेस्टर्स सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ करता है। हेंस सेबी ने एक प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी डिटेल में एस्टैब्लिश कर रखी है फॉर ईच ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स। ये डॉक्यूमेंट सेबी की वेबसाइट के लीगल फ्रेमवर्क सेक्शन में डिटेल्ड में गिवन है। अगला इंपॉर्टेंट फीचर इस सीरीज से ये नोट करने वाला है द प्रेजेंस ऑफ ट्रेडिंग रिंग इन BSE। ट्रेडिंग रिंग इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्ट्रक्चर किडनी जैसा यानी कि बीन शेप्ड है, जहां पर पहले कभी इन 1980s एंड इन द अर्ली 1990s अप्रॉक्सीमेटली 6000 लोगों की कैपेसिटी होती थी। इसमें से मैक्सिमम लोग यूजुअली ब्रोकर्स एंड जॉबर्स होते थे। ट्रेडिंग रिंग का यूज जॉबर्स किया करते थे टू मैनुअली बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज। सभी ब्रोकर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के खुद के जॉबर्स होते थे जो हैंड एक्सप्रेशंस का यूज करके बाय एंड सेल करते थे किसी भी स्टॉक को। आज के सिनेरियो में कोई भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक इलेक्ट्रॉनिकली होती है थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। BSE का ट्रेडिंग रिंग आज भी प्रेजेंट है, बट अब वो कुछ स्पेशल इवेंट्स होस्ट करने के लिए ही यूज होता है एंड नॉट फॉर ट्रेडिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉलिंग ब्रोकर फॉर एवरी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक और अदर सिक्योरिटी। बिफोर द डिजिटल एंड इंटरनेट एरा, स्टॉक्स की हर एक बाइंग या फिर सेलिंग हैपेंड by calling their respective stock brokers. Individual investors खुद से कोई भी स्टॉक को either buy या फिर sell नहीं कर सकते थे। Individual investors को किसी भी स्टॉक को buy या sell करने के लिए अपने ब्रोकर को कॉल करना पड़ता था एंड देन उसके बाद वो ब्रोकर ट्रेडिंग रिंग में अपने जॉबर को either buy या फिर sell करने के लिए बोलते थे। करंट सिनेरियो में कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स खुद से बाइंग या फिर सेलिंग ऑफ स्टॉक कर सकता है ऑन देयर ओन थ्रू उनके रेस्पेक्टिव ब्रोकर के ट्रेडिंग पोर्टल या फिर ट्रेडिंग एप्स के थ्रू। प्रिंटिंग मनी टू कवर अप बजट डेफिसिट। स्कैम 1992 टीवी सीरीज के एक सीन में डिपिक्ट किया जाता है कि गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट इन 1986
3,650 करोड़ का था। ये नंबर न्यूली इलेक्टेड राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था। ये देखिए वो वीडियो क्लिप फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नमस्कार। वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आज संसद में अगले साल का जो आम बजट पेश किया, उसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि इस सारी आय के बाद अगले वर्ष के बजट में 36 अरब 50 करोड़ रुपए का घाटा रह जाएगा, जिसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उस टाइम की गवर्नमेंट ने आरबीआई को इंस्ट्रक्शन देकर मनी प्रिंटिंग स्टिमुलस के लिए बोला था इन ऑर्डर टू कवर अप द फिस्कल डेफिसिट। हेंस उस टाइम की गवर्नमेंट आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके फिस्कल डेफिसिट को कवर अप कर देती थी बाय स्पेंडिंग द एक्स्ट्रा मनी प्रिंटेड बाय आरबीआई। नेक्स्ट थिंग नोट करने वाली ये है कि इंडिया में उस टाइम टोटल 23 स्टॉक एक्सचेंज होते थे टिल द अर्ली 1990s। उस टाइम पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज थे। इवन टीयर 2 सिटीज़ जैसे कि पटना में भी एक खुद का स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था। करंट सिनेरियो में मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं एनएससी एंड बीएससी एंड इन्हीं दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर मैक्सिमम ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर स्कैम 1992 टीवी सीरीज से ये पता चलता है कि उस टाइम शॉर्ट सेलर्स मार्केट्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे। शॉर्ट सेलर्स इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते थे सिंस इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी पुअर थी इन द प्री लिबरलाइजेशन एरा। 1980s एंड अर्ली 1990s में मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स एंड एचएनआईज जिनके पास काफ़ी सारा डिस्पोजेबल इनकम होता था स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, वो मोस्टली शॉर्ट सेलर्स होते थे। उस टाइम शॉर्ट सेलर्स होने से फ़ायदा ये होता था कि मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट काफ़ी कम टाइम में बनाया जा सकता था। इवन करंट बिग बुल्स ऑफ द स्टॉक मार्केट्स राकेश झुंझुनवाला एंड राधा किशन दमानी भी उस टाइम शॉर्ट सेलर्स हुआ करते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंट्रोल ऑफ बीएससी बाय ब्रोकर्स। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अर्ली 1990s में टोटली ब्रोकर्स के कंट्रोल में हुआ करता था ड्यू टू बीएससीज ब्रोकर्स यूनियन। अगर यूनियन वाले चाहते तो इवन मिडनाइट को मार्केट्स ओपन करवाकर प्राइस में स्लाइट मैनिपुलेशन और चेंजेस करवा सकते थे, जिनसे कुछ सेलेक्टिव स्टॉक ब्रोकर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होता। लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस सीरीज से नोट करने वाली ये है कि अर्ली 1990s में एंड करंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा सोशल एंड कल्चरल चेंजेस देखने को मिले हैं इंडिया में। ये फैक्टर मूवी के काफ़ी सारे सीन्स से भी पता चलते हैं हमें। सबसे पहला डिफरेंस ये था कि उस टाइम पर कोई भी इंडिविजुअल एयरप्लेन्स में स्मोकिंग कर सकता था सिंस उस टाइम इसके रिगार्डिंग कोई भी बैन या रेगुलेशन नहीं था। ऑल्सो इन फ्लाइट बैन ऑन स्मोकिंग ग्रेजुअल हुआ था इन द 1990s अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। इसके साथ साथ मीडिया न्यूज़ रूम में भी कंप्यूटर्स नहीं होते थे, हेंस सारे न्यूज़ आर्टिकल्स एंड स्टोरीज टाइपराइटर पर टाइप करनी पड़ती थी। सिंस टाइपराइटर में किसी भी एरर को बैकस्पेस बटन से करेक्ट नहीं किया जा सकता था, हेंस एक जर्नलिस्ट को पूरी स्टोरी अपने दिमाग में अच्छे से फ्रेम करने के बाद ही टाइपिंग शुरू करनी होती थी। मेजॉरिटी ऑफ द कार्स उस टाइम इंडिया में हिंदुस्तान एम्बेसडर, प्रीमियर पद्मिनी और मारुति 800 हुआ करती थी। सिंस 1980s एंड अर्ली 1990s प्री इंटरनेट एरा था, हेंस रिसर्च के लिए लाइब्रेरीज एंड अदर सोर्सेस के थ्रू मैनुअली करना पड़ता था। हेंस अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी का इन डेप्थ रिसर्च करने के लिए एंड स्मॉल वेरिफिकेशन के लिए भी उस पर्टिकुलर कंपनी की फिजिकल लोकेशन पर जाना पड़ता था एंड आज के करंट टाइम्स की तरह सिर्फ इंटरनेट पर लॉगिन करके कुछ भी वेरीफाई नहीं किया जा सकता था। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो एक्सप्लेनिंग अबाउट द डिफरेंस इन द रेगुलेटरी सिस्टम विच लेड टू स्कैम 1992। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोस। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।